ओके ओके, चलो तो क्या क्या इक्वेशन आपको याद है? यस सर। इक्वेशन बोलो। एक तो था, पहले वाला था कि वर्क फंक्शन प्लस लाइक h mu is equal to work function plus kinetic energy mx is equal to work half mv by max square इक्वल टू एच एफ hf माइनस minus ओमेगा नॉट। h। अच्छा, किताबों में कई बार ना एफ की जगह पे न्यू भी लिखा रहता है, तो समझ जाना मैं एफ लिख रहा हूँ ताकि इजियर हो समझने में कि एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज कई बार ये न्यू भी लिखा रहता है ऐसे कुछ सर ऐसे, न्यू लिखते हैं। है ना? यस हाँ, सर। जो तुम बोलती थी ना न्यू, तो एक्चुअली वो म्यू था। ठीक है, ये म्यू और ये जो है ये है न्यू। न्यू। हाँ, यस सर। डिफरेंस समझ में आया अब? ये यस सर। हाँ, तुम्हारे जबान पे न्यू 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 नो न्यू, इट वाज म्यू और अभी है न्यू। ओके, एच एफ माइनस एच ओमेगा नॉट, ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। एंड सेकंड इक्वेशन था के ई मैक्स इक्वल टू, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड एक फ्रीक्वेंसी के बराबर ही हो जाए इंसिडेंट फोटोन का, in that case it is equal हाफ to एम half v max square h एफ f माइनस minus एच h एफ f नोट। naught। यहाँ पे f naught क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट? यस सर। ओके, आगे देखो, इंटेंसिटी का एक्सप्लेनेशन क्या था? इंटेंसिटी क्या था, याद है आपको? इंटेंसिटी क्या था? मैंने बताया था कि जो वेव ईएम वेव आती है, यस सर। हाँ, इस मेटल सरफेस के ऊपर, जब वो थर्मल जब वो फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ईएम वेव जो आती है, यस सर। उस ईएम वेव के दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ईएम वेव जो होगा उसकी कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मान लो मोनोक्रोमैटिक लाइट है, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है ना? और उसकी इंटेंसिटी, क्योंकि किसी ना किसी सोर्स से वो आता होगा और उस सोर्स की ब्राइटनेस कुछ ना कुछ तो होगी। मान लेते हैं सपोज वो किसी बल्ब से वो लाइट आ रही है, तो उस बल्ब का कुछ तो इंटेंसिटी होगा। 100 वाट का बल्ब है या 50 वाट का बल्ब है या 500 वाट का बल्ब है, तो दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट बल्ब, ऑफ दैट सोर्स ऑफ लाइट। एंड जो ये वेव आ रही है वो कौन सी कलर की है, वो फ्रीक्वेंसी बताएगा, है ना? तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे आंखों के सामने था। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने डिस्कस किया तो उसमें ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी निकल के आया। तो इंटेंसिटी की क्या इफेक्ट होता है? अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे, बल्ब्स अगर आप के इंटेंसिटी को बढ़ाओगे, तो इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब है कि फोटोन के नंबर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन विल इंक्रीज ना। जैसे लाइट की ब्राइटनेस बढ़ेगी तो डेफिनेटली देयर विल बी मोर नंबर ऑफ रेज। इन केस ऑफ वेव, अगर हम वेव के फॉर्म में चर्चा करेंगे तो मोर नंबर ऑफ वेव, है ना? तो ब्राइटनेस बढ़ेगी तो डेफिनेटली लाइट रेज बढ़ेंगे, यानी डेफिनेटली नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे। हाँ, तो increase in intensity always means more number of photons striking the metal surface per unit time। ठीक है? हाँ, हर फोटोन जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो जितने फोटोन्स होंगे उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर, तो इसको ऐसे समझो कि इंटेंसिटी मैंने लाइट की बढ़ा दी तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। नहीं समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? मैं आपको एक्सप्लेन करूं सर? हाँ बोलो। हाँ, कि जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इट मींस उस लाइट रे में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होंगे सर। और हमने पढ़ा था कि जब फोटॉन्स मेटल सरफेस पे आते हैं तो फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। हाँ, निकालते हैं। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो बहुत अच्छा, सारे फोटो और भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालने के लिए कंडीशन क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन कंडीशन निकलने के लिए कंडीशन क्या है? सर कि क्या थ्रेशोल्ड सारे फ्रीक्वेंसी से फोटोन? ज्यादा, हाँ, थ्रेशोल्ड वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आना वेरी चाहिए। गुड, दैट्स गुड, वेरी गुड। कि फोटोन की जो इंटेंसिटी हो वो फोटो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, वेरी गुड। तो ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन, तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन, सिंपल। यानी कि एक पॉइंट आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो छोटा सा ऐसे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। बस एक छोटा सा ऐसे लगा दो कि अगर
इंक्रीज इन इंटेंसिटी होगा, या ऐसा लिखो, थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग कि इफ इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे ना बेटा? यस सर। नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे, ओके। और नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगा। बात समझ में आई? आई सर। ओके, अच्छा, अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, है ना? ओके ओके, सो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन तभी होगा जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। ये बात तो क्लियर है? क्लियर सर। अच्छा, अगर मैं के की बात करूं, अगर मैं के की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो एक बात समझ में आती है हम लोगों को, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक, इन दैट केस मैंने बताया था आपको कि के मैक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है? हाफ एम वी मैक्स, एंड दैट वाज इक्वल टू HF एफ माइनस एच एफ नॉट। ये आता था? यस। ओके, दिस होल, ये पूरा जो वैल्यू है वो, ये पूरा का पूरा वैल्यू बेसिकली क्या, वो के ई है ना? दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। समझो बात को, समझो बात को। यस सर। अगर फोटोन निकल के आ रहा है तो फोटोन की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं आया? नहीं आया, है ना? लेट अस सपोज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज मान लो, ठीक, ओके। अब जो फोटोन हमने भेजा उसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो 60 हर्ट्ज, ठीक, तो 10 हर्ट्ज का डिफरेंस है। यस सर। ओके, तो क्योंकि 50 से ग्रेटर है 60 हर्ट्ज, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लो 100 जूल है, ठीक। ठीक, अगर मैंने एक फोटोन ऐसा भेजा जिसकी फ्रीक्वेंसी है 90 हर्ट्ज, तो उसके निकाले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अभी आया समझ? हाँ आया सर। The more you will increase the frequency of photon, the more will be increment in the kinetic energy of photoelectron. Yes sir. आया? आया सर। हाँ, यानी this is the required case, मैं ऐसे काम करता हूँ, ऐसा लिखता हूँ, this is the required case required for photo electron emission, ठीक है? अब यस सर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसकी? फोटोन की, हमारे फोटोन की, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी? इजेक्टेड अपनी, इलेक्ट्रॉन की। हाँ, फोटो इलेक्ट्रॉन की, है ना? यस सर। हाँ, गुड। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे सर। वेरी गुड। अब इसको ऐसे सोच के देखो, अब इसको ऐसे सोच के देखो कि इंटेंसिटी बढ़ाया, फोटो इलेक्ट्रॉन की नंबर्स बढ़े, ठीक है, इंक्रीजिंग, क्या कह रहा था, हाँ, इंटेंसिटी बढ़ाया तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़े, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़े, ठीक है, लेकिन क्या फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी? नहीं। नो सर। नंबर ऑफ, जैसे मान लो एक आदमी दौड़ रहा है, उसकी एनर्जी 100 जूल की लग रही है, अब 100 लोग दौड़ेंगे तो तब भी एनर्जी 100 जूल की ही होगी। यस सर। यानी कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया इंटेंसिटी बढ़ाने से, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी तब बढ़ेगी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे। यस सर। हाँ, नहीं आया, इंटेंसिटी नहीं आया आया, सर। नहीं इंटेंसिटी आया। बढ़ाने से
वो हाँ क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है, बट काइनेटिक उसमें कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे नोट वाला पॉइंट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटेंसिटी के चेंज से, इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से, मैं इसको हाँ शब्द में लिख देता हूं कि इंटेंसिटी के इंक्रीज होने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। बट लेकिन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन क्या है, मिट जाना, हाँ, लेकिन फोटोन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती। लेकिन फोटोन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, बट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, कैसे इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कॉजेज, फोटोन की काइनेटिक एनर्जी की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की सर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ना, सॉरी, डू यू नो व्हाट इज सीएस? कॉमन सेंस। हाँ, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, बट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कॉजेज changes या change in kinetic energy of photoelectron। भाई बात समझ? यस सर। अगर तुमसे कोई पूछे कि what can cause changes in kinetic energy of photoelectron, is it intensity or the frequency? The correct answer is frequency। intensity से कोई फर्क नहीं पड़ता, intensity से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन पूछा हुआ मैं पूछ रहा हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि दैट देयर इज अ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, monochromatic light of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz, ठीक, is produced by a laser। ठीक, क्वेश्चन है that the power emitted is 2 into 10 raised to the power minus 3 watt। ठीक, क्वेश्चन है how many photons per second on an average are emitted by the source? How many photons per second, क्वेश्चन को समझिएगा बच्चे, photons per second on an average are emitted by the source। चलो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बस थोड़ा सा, बस समझ लो कि एक रोटी के बराबर दिमाग लगाना बस। बोलोगे सर पावर तो हमने पढ़ा ही नहीं, पावर कहाँ से आ गया? हाउ दिस कोलावेरी डी? नंबर ऑफ फोटोन्स भी नहीं दिया है सर, है ना? पर फोटोन तो निकालना है ना बेटा। अच्छा तो एज्यूम करें x मतलब जो नहीं दिया रहेगा जाहिर सी बात है वो निकालना होगा ना। and x
कुछ समझ पा रहे हो पावर का क्या यहाँ पे ताल्लुक है? h mu नहीं समझ में आ रहा है ना? h mu तुम्हें पता है बेटा कि पावर इज ऑलवेज एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर आपके पास पावर है तो एनर्जी है। नहीं एनर्जी आया। तो h mu है। फॉर्मूला क्या था आपका? एन एच न्यू, एफ दो लिखना, लिखो अपॉन टी। ठीक है। अच्छा, आपको क्या तो कैलकुलेट करना है? आपको ये तो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर p ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट पर यूनिट टाइम, ये तो कैलकुलेट करना है ना बेटा आपको। है। हाँ, तो यहाँ से क्या लिखोगे? इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल एन। चलो, कैपिटल एन इंटू एच इंटू एफ। ठीक, Yes, sir. ओके। तो अब Yes, यहाँ sir. से कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या होगा? P पावर upon E. अपॉन एच एफ, H mu. है ना? हाँ, नहीं बोलो एफ बोलो, कोई बात नहीं। ठीक है, 2 into 10 to the power minus 2 3 इंटू 10⁻³ अपॉन एच की वैल्यू बोलो 6 पॉइंट, याद है? 6.63 into 10 to the इंटू power 10⁻³ minus 30, 34, 32, याद नहीं है 34. ना तुमको? 6 Yes, sir, इंटू 34. 10⁻14 निकालो, निकालो। क्योंकि यहाँ पे n क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पे t बराबर है 1 सेकेंड, इसीलिए पर सेकेंड लिखा ना, 1 सेकेंड, Yes. इसलिए मैंने n के नीचे 1 लगा दिया। ओके, 10 to the power 3. Yes, sir. क्या इसको कैलकुलेट करोगे आप या मैं करूँ? करूंगी सर, करूंगी। करोगी, पक्की बात है? 0.05 into 10 to the power 17. -20 हो जाएगा ये, है ना? और ये भी हाँ सर, कैंसिल होगा, तो 10⁻17 हो जाएगा। 17 होगा ठीक सर। है, तो कितना आंसर आएगा? ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में 2 0 हो जाएगा, है ना? इट यस सर। तो क्या क्या लिखोगे आप? 200 डिवाइडेड बाय 663 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻17। अब ये बहुत बड़ा नंबर है, नीचे में 663 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज 3978। तो ये तो 200 है, 2000 20,000 कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि 200 और इसके बाद में एक 2 0 और निकाल लेता हूँ। मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई टू 00, मैंने 2 0 और निकाला इसमें से, अपॉन 3 कितना है? 3978, 10⁻15 हो गया अब ना। अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ 20,000 से, 20,000 डिवाइडेड बाय 3978, ये आएगा 5.02। तो 5 इंटू 10⁻15, this much photons per second. per second। नहीं आया समझ? Okay, yes sir. आया? आया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लोगी Power is equal to yes sir. Energy upon time. या मैं आगे पढ़ा दूं? एमटी जैसे करूंगी सर। एमटीजी से करोगी? कर लेना, ठीक है, मैं आगे पढ़ा देता हूँ ना। ओके, चलो क्वेश्चंस ट्राई करना, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, अब ये है कि व्हाट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट? मैंने बताया था कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का मतलब ये है कि जब लाइट इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ तो जाके उसके इलेक्ट्रॉन से टकराता है। और आइंस्टाइन ने बोला कि जब लाइट जाके मैटर के यानी कि मेटल सरफेस से टकराती है तो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और ये कोलिजन जो है वो कुछ ऐसा है कि लाइक टू पार्टिकल्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो दैट इज हाउ द पार्टिकल थ्योरी केम इनटू एग्जिस्टेंस ना, कि लाइट जब कोलाइड करती है किसी सरफेस से
तो इट्स लाइक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स, Two इट्स लाइक particles. इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। Hmm. एंड जब दो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको इलास्टिक कोलिजन मिलता है, तो डेफिनेटली लाइट जो होगा वो पार्टिकल के जैसा बिहेव करता होगा। फिर आइंस्टाइन ने उसको फोटोन बोला था, और Yes, sir. बाद में Packet. हाँ, बाद में जब उसको बोस आइंस्टाइन थ्योरी आया तो उसको बोजोन बोला गया, फोटोन की जगह पे बोजोन, BOSON, बोजोन। ठीक, Boson. हाँ। तो वो थ्योरी फिर एक्सटेंड होती चली गई, वो थ्योरी वहीं पे स्टॉप नहीं होती, लेकिन 12वीं क्लास में लिमिटेशन है ना कि आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते ना। ठीक है, Yes. ज्यादा पढ़ लोगे तो फिर तो तुम्हारे में PhD में क्या डिफरेंस है। एनीवेज हाँ, तो एनीवेज तो दिस इज द थिंग। ओके, Yes. तो Okay. जब लाइट इंटरेक्ट करती है आपके मेटल सरफेस के साथ किसी, या सिंपल इन केस मैटर के साथ, तो इट बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल या Particles. डिस्क्रीट पैकेट, लिखता किताब वाला, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी Packet. कॉल्ड एज Quanta. क्वांटा। क्वांटा, ये Quanta of क्वांटा जो है ये energy. क्वांटम थ्योरी से आया था, और फोटोन जो है वो आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया था। ठीक है, तो लाइट की जो पार्टिकल है जब वो किसी सरफेस पे टकराती है तो वो एक एनर्जी रिलीज करती है। इसका क्लियर मतलब है कि लाइट के पार्टिकल्स के पास भी अपनी एनर्जी होती है। इट हैज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और लाइट क्योंकि सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो डेफिनेटली इट इज मूविंग एंड इट इज हैविंग सम अमाउंट ऑफ मोमेंटम एज वेल। ठीक है, मोमेंटम एज वेल। तो जो फोटोन होता है, जो फोटोन है, ठीक है, क्वांटा है, इसको फोटोन भी कहो, इसके पास अपनी एक एनर्जी भी है और इसके पास एक मोमेंटम भी है। एनर्जी भी है और क्या है, डेफिनेट एनर्जी भी है, और डेफिनेट मोमेंटम भी है। मोमेंटम क्यों है, क्योंकि इसके पास मास है, मास इनटू वेलोसिटी विल बी मोमेंटम। ठीक है, ओके। अब फोटोन के बारे में कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि फर्स्ट पॉइंट इज दैट, पॉइंट नंबर 1 इज दैट कि जब लाइट की रेडिएशन या लाइट के रेज या लाइट के पार्टिकल्स जब मैटर से इंटरेक्ट करते हैं तो पार्टिकल के जैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि जो इंटरेक्शन है वो it's like interaction between two particles. That is how we can say that light behaves like a particle, जिसमें जो फोटोन की एनर्जी होती है। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टॉपिक इज पार्टिकल नेचर ऑफ light. पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसको हम फोटोन से समझते हैं ना। ठीक है ना एडजस्ट, ठीक है थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें कर नहीं सकते हम लोग घमासान, बस इतना ही कर सकते हैं कि जो थ्योरी है उसको समझा सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में ये चीज एक्सपेरिमेंट भी आप नहीं कर सकते और ना ही आप इसको समझ सकते हो, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। साइंस इज बेसिकली सपोज टू बी ऑब्जर्वेशन, व्हाट यू ऑब्जर्व दैट इज अंडरस्टूड इन साइंस ना। लेकिन एक मिनट जरा रुको, लेट मी रिस्पॉन्ड।
ओके सॉरी बच्चा, चलो तो हाँ, तो ये था फोटोन। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज दैट इट जस्ट तुम हो यहाँ पे। यस सर। अच्छा तुम हो, तुम भी बिजी हो जाती हो नहीं? नो नो सर, मैं तो पढ़ रही थी। अच्छा पढ़ रहे थे, वेरी वेरी गुड। ओके, सो व्हेन रेडिएशन interacts with matter, they behave interacts with matter, it behaves as if made up of particles. as if it is made up of particles, made up of particles, particles called photons। Yes sir. और photons की एनर्जी कितनी होती है बेटा? एनर्जी H एट ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ, H हाँ ईच फोटोन। E पढ़ाई equals to पढ़ाई H। कर रही हो पीछे का? आज का अभी नहीं कर रही हूँ सर। आज अरे अभी की बात कौन करता है, मतलब पढ़ाई कर रही हो वैसे? आजकल लिख रही हूँ सर, नहीं पढ़ रही हूँ सर। लिख रही हो मतलब व्हाट? प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? अब पता नहीं सर, अभी प्रैक्टिकल्स होगा सर 22 से, तब तक सारा फाइल प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दो बोला सर। तो आजकल तो सिर्फ हम लिख ही रहे हैं सर। पता नहीं तुम क्या क्या लिखोगे, कब तक लिखोगे? एंडिंग तक सर, मार्च के। ओके पढ़ाई वढ़ाई करो। तुम्हारे उसमें हॉस्टल में जूनियर्स नहीं रहते छोटे, जो तुम 11th क्लास वाले? 11th का कोई नहीं है सर यहाँ पे, वो आई अच्छा नहीं 11th के, बस एक अच्छा, 10th की लड़की है सर। हाँ तो 10th की लड़की से लिखवाओ। सर उसका भी बोर्ड से ना, तो वो भी पढ़ रही है। अच्छा, तो अपने फ्रेंड से लिखवाओ यार, हम लोगों ने तो प्रैक्टिकल फाइल कभी लिखा ही नहीं अपने से। हमने तो अपने टीचर से भी लिखवाया है। सर वो ओके, तो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें एक्सटर्नल वालों ने मार्क्स नहीं दिया तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, कंप्लीट अच्छा। करो तो सर। हम जब 12th में थे तो हम लोगों ने, जो जूनियर टीचर थे स्कूल में, जो 5वीं 6वीं 7वीं को पढ़ाते थे, उनसे हमारे अच्छी फ्रेंडली था रिलेशन, तो हम लोगों ने टीचर से भी लिखवाया है अपने प्रैक्टिकल फाइल। ओके तो एनीवेज, तो टाइम बचाने का बहुत सारा तरीका, तुम देखो क्या करना है, बट आई गेस कि टाइम बचना चाहिए, पढ़ाई ज़्यादा होना ज़रूरी है ना। हाँ सर, वही तो सर। माना कि पेपर सबसे लास्ट में 8 जून को पेपर है, बट स्टिल पढ़ाई तो होना चाहिए ना। कोई भी चैप्टर अभी तक प्रिपेयर किया पूरी तरीके से? फर्स्ट 3 यूनिट्स सर। फर्स्ट 3 यूनिट्स मतलब नहीं, कंप्लीट मतलब है, फर्स्ट वो, हाँ यानी इलेक्ट्रोस्टैट्स के दोनों चैप्टर, हाँ सर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट तक, उससे आगे नहीं पढ़ा सर। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रिपेयर्ड है पूरी तरीके से? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था सर। प्रिपेयर्ड है पूरी अच्छे से प्रिपेयर्ड, यानी कोई भी क्वेश्चन आए उससे तो तुम्हारे ऊपर से बाउंस नहीं होगा? हाँ सर। हाँ हाँ सर, वो पढ़ा सर, वो तो अच्छा, पढ़ा। कैपेसिटेंस भी प्रिपेयर्ड है? कैपेसिटेंस में से पोटेंशियल तक पढ़ा था, फिर बीच में अरे तो कैपेसिटेंस। पोटेंशियल तो स्टार्टिंग का टॉपिक है। हाँ सर, वही तो स्टार्टिंग का टॉपिक है, टॉपिक हाँ, पोटेंशियल पढ़ा था, फिर कैपेसिटेंस फिर से नहीं पढ़ा था सर, फिर करंट ये गलत बात इलेक्ट्रिसिटी है। और पढ़ा थर्ड हुआ। चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा प्रिपेयर्ड है? हाँ वो पढ़ा सर। अच्छा, उसके पढ़ना बाद मतलब फिर वो रीड करना नहीं होता ना? नहीं सर, डेरिवेशंस प्रैक्टिस, हाँ हाँ हाँ, ड्रिव वेरी गुड, वेलोसिटी प्रैक्टिस वाला। करना है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आगे टाइम नहीं मिला सर बिल्कुल। टाइम क्यों नहीं मिलता है? झूठ मूठ का बहाना है ये। नहीं सर, जो स्कूल में बहुत कितने घंटे टाइम पढ़ती वेस्ट हो? होता है। कितने घंटे पढ़ती हो? सर स्कूल में भी पढ़ती हूँ, फिर नहीं, कितने घंटे पढ़ती हो ना, हाउ मेनी आवर्स आई एम आस्किंग। फिर से पता नहीं, हाँ, मतलब से कुछ गिनती नहीं, अगर पढ़ती हूँ। फिर भी नहीं सर, पढ़ती हूँ, मतलब पढ़ते क्या दो पता घंटे चले 3 कितने। घंटे कितने आवर्स? हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, मतलब पता नहीं सर, 4 5 6 तो। अच्छा, मतलब सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, स्कूल में तो नहीं पढ़ते हैं सर, स्कूल में तो बस प्रैक्टिकल ही करते हैं आजकल। अच्छा,
हाँ स्कूल में प्रैक्टिकल लिखा करो, घर में पढ़। सेल्फ स्टडी कितने कितने आवर्स करती हो? स्कूल से आके 3 से 4, 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5, हैं सर 3 से 4, 4 से 5, फिर हैं 6 से 4? अरे नहीं 3 to 4, 3 to 4। 3 तक स्कूल है ना सर। हाँ फिर 4 to 5, फिर उसके 5 to बाद 6। नहीं सर, फिर 5 अगर पेरेसेस वगैरह के लिए बाहर जाते हैं, फिर उसके बाद फिर बाहर जाते हैं घूमने के लिए? रेसेस मिलता है ना सर मैस में, अच्छा उसके अच्छा। लिए जाते हैं। फिर सर 6 से 6:30 तक आपके क्लास का थोड़ा रिवाइज करती हूँ, फिर हाँ उसके बाद आपका क्लास हो जाता है। हाँ इसके बाद फिर फाइल्स बनाती हूँ, फिर थोड़ा बायो पढ़ती हूँ सर। फिर फाइल्स कौन सा स्कूल में बना करो ना सब ये सब? सर उधर तो वो करते हैं सर, मेडिकल नॉन मेड को साथ रखते हैं ना सर, तो वो वगैरह कराते हैं बेटा लैब टाइम सेट में। करो, मुझे लगता है तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा, मतलब तुम ज़्यादा टाइम देते नहीं हो। टाइम हम सेट करो अपना, ऐसे पढ़ाई नहीं होगा, फिर नंबर नहीं आ पाएंगे। और तुम्हें पता है इस बार नंबर स्कोर करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अच्छे से थोड़ा सा कर लोगी तो अच्छा नंबर ला सकती हो। यू हैव द पोटेंशियल बट आई डोंट नो व्हाई तुम टाइम वेस्ट करती हो। मुझे लगता है तुम टाइम वेस्ट करती हो। नहीं सर, मुझे पता नहीं चलता क्या करना है। अरे मतलब क्या होता है पढ़ना नहीं चलता है? क्या करना, पढ़ना और क्या करना है? नहीं सर, वो मतलब कैसे मतलब करना पढ़ना है, नोट्स लिखवाए ना मैंने, है सर। तो फिर नोट्स उठा के पढ़ना है, नोट्स को रिवाइज करनी है, बुक से पढ़ना है, और उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं, बस वही तो करना होता है। और क्या करना है तुम्हें? तो पढ़ने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ। लेट अस सपोज आप कभी भी पढ़ो तो कोई भी सब्जेक्ट 1 घंटा नहीं पढ़ो, 2 आवर्स कम से कम पढ़ो। अपने पास बेड पे टेबल पे जहां भी पढ़ते हो 1-2 बोतल पानी लेके बैठ जाओ। बस ध्यान रहे कि 2 घंटे तक उठना नहीं मेरे को। अच्छा यस सर। हाँ एकदम सब कुछ से फ्री होके बैठ जाओ, वॉशरूम भी नहीं जाना 2 घंटे तक। पानी लेके ओके बैठ सर। जाओ, पानी पीना, पानी पियेंगे, खाएंगे नहीं कुछ भी, मतलब जो भी होगा वो 2 घंटे के बाद। और उसके बाद ओके 2 घंटे तक बैठो। उस बीच में स्टार्ट कैसे करना है कि नोट्स उठानी है, बुक लेना है, ठीक है। और टॉपिक ओके वाइज सर। नोट से पूरी तरीके से रिवाइज करने हैं। रिवाइज कैसे करते हैं? 2 तरीके हैं उसके, ठीक है। पहला तरीका ये है कि उसको पहले अच्छे से रीड करेंगे, मतलब नोट्स में जो है उसको अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो डेरिवेशंस होंगे उसको हम लिखेंगे कॉपी के ऊपर। तो एक बार देख के सॉल्व करेंगे, दोबारा फिर से ट्राई करेंगे बिना देखे। नहीं हो पाएगा, मुझे पता है ऐसे नहीं हो पाता फर्स्ट टाइम, ठीक। तो सेकंड टाइम थोड़ा सा हेल्प लेंगे, और थर्ड टाइम खुद से करेंगे, ठीक। यस इसके सर। बाद इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। पहले क्वेश्चंस अभी नहीं लगाने, चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक। इसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाने शुरू करने हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चंस लगाओगे तो वहां पे फिर फॉर्मूला भूलोगे या क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो फिर रीड करोगे 2 बार 3 बार। सॉल्यूशन देखो, साथ साथ में सॉल्यूशन देख लिया, नहीं समझ आया फिर से समझो, फिर से ट्राई करो। 2-3 बार अटेम्प्ट के बाद तब भी नहीं समझ आया तो फिर पिक करके रखो, जब मैं क्लास लूं तो पूछ लो। इसी तरीके से केमिस्ट्री, इसी तरीके से बायो, साइकोलॉजी। दिस इज द वे, ठीक है। आप यस सर। नोट्स पहले कंप्लीट करो, चैप्टर के नोट्स अच्छे तरीके से एकदम रट डालो, अच्छे से याद कर लो, जो भी करना है कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद क्वेश्चंस लगाना शुरू करो। करेक्ट बात है सर। समझ? यस सर। हाँ हाँ, नहीं तो बेटा नहीं होगा पढ़ाई। मतलब तुम्हारा जितना टाइम वेस्ट हो रहा फिर तुम कब पढ़ोगे? सर मैं सोच रही थी अगर सारे प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी सर। अरे प्रैक्टिकल्स कब होंगे? सर एक तो एक दिन में एक ही प्रैक्टिकल कराते हैं सर। कब होगे खत्म? पता नहीं सर, वो तो टीचर्स अपने हिसाब से करते हैं। टीचर से पूछो ना। आर यू नॉट वोकल इन द क्लास? नो सर, ऐसा नहीं है, लाइक हाँ तो मैंने पूछो फिर सर कब मैम खत्म तो कह होगा रहे कि सर, मेरे को बच्चे नहीं पढ़ना है। आते इसलिए रिपीट करवाना पड़ता है, जब सारे बच्चे ऐसे आएंगे सो सबका वेयर हो इज माई जाएगा फिर। फॉल्ट? वेयर इज माई फॉल्ट? मेरे को सेल्फ स्टडी करना है, टाइम नहीं मिलता है। हम्म, हम नहीं आएंगे फिर स्कूल? कैसी बात है बच्चे? दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। मुझे लगा तुम तो पीछे वाले 4-5 चैप्टर कम से कम तो प्रिपेयर हो ही गए होंगे अच्छे से। भले ही आपको 10 दिन का, कितने दिन, 10 दिन का गैप है ना फिजिक्स वाले पेपर में? दो दो सर। हैं? 2 सर, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी है उससे पहले। अरे यार
2 दिन का गैप है, बताओ अब 2 दिन के गैप में तुम क्या क्या कर लोगे बच्चे हैं? बोलो। photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic fields and are not deflected electric and magnetic field। बायो के लिए तो 1 दिन है सर। फिर बताओ कैसे करोगी? कई बार ऐसा होता है कि जब 7-8 दिन का गैप मिल जाता है ना पेपर्स के बीच में, तो उस टाइम भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है ना? और तुम्हारे तो पेपर में गैप नहीं है, फिर तुम उस वक्त तो प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगी। इसका मतलब ये कि आपको पेपर स्टार्ट होने से पहले सब्जेक्ट्स पूरी तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि 2 दिन का जो फिजिक्स में गैप है उस 2 दिन में तो आपका एक चैप्टर भी नहीं हो सकता। इसका मतलब वो जो 2 दिन है वो सिर्फ एक ना क्विक ब्रशअप के लिए, कि क्विकली से सारे चैप्टर्स एक बार अच्छे से रिव्यू कर लिया, उसके लिए है वो। उसमें तुम्हारा 2 दिन निकल जाएगा, बिलीव मी। हाँ, तो उस टाइम पे तुम ना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो ना ही, हाँ 2-4 बार ये कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस है वो कर लो प्रैक्टिस, है ना? 15 चैप्टर 2 दिन में आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, तो पहले से ही आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और मार्च का महीना 15-16 ऑफ मार्च है आज, ठीक है? तो सिर्फ अप्रैल और मई में पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 4 मई से स्टार्ट है ना? यस सर। हाँ, उसके बाद कहाँ खत्म, सिर्फ 1-1.5 महीना है। यू हैव ओनली 45 डेज ओनली। इसको करो, तुम जैसे भी करो, इसको सोचो समझो, जैसे भी करना सॉर्ट आउट करो। मुझे नहीं पता सिचुएशन एग्जैक्टली तुम्हारे पास क्या है, हॉस्टल में क्या है, क्या टाइमिंग है, क्या नहीं है, उतना पूछ भी नहीं सकता मैं, ठीक? तो तुम अपने हिसाब से देखो और उसको सेटल करो। टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम बचाओ सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी ही सब इस टाइम पे काम आएगा। मैं तो सिलेबस खत्म कर दूंगा थोड़े दिनों में, उसके बाद फिर बोलो सेल्फ स्टडी। यस सर। मैं डाउट्स देता, कोई दिक्कत नहीं, मैं कनेक्टेड रहूंगा, डाउट्स दे दूंगा तुमको, कभी भी तुमको फोन कर लेना, कुछ भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ, तो बेटा आप, और बस थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा ये। बेटा I am serious about you, you should also serious about yourself. In a photon particle या photon electron collisions, what happens? The total energy and the total momentum is always conserved. The total energy and total momentum is always conserved, ठीक है? However, जबकि number of photons may not be conserved. टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, टोटल फोटॉन्स की संख्या कंजर्व नहीं हो सकती है, ठीक है? फोटॉन्स कई बार एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं, फोटॉन कई बार क्रिएट भी कर सकते हैं, तो दैट इज हाउ। ओके, नंबर 6, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल रिमेन सेम। If the intensity of light is increased, रात को कब सोते हो पढ़ के? सर 12 या 1। और उठते कब हो?
जगते कब हो? 6 तो 12 अगर 1 तक जगते हो तो फिर तो काफी टाइम है तुम्हारे पास। अभी 7:30 पे मैं छोड़ूंगा। 7:30 के बाद 1 AM तक करीब कितने हो गए तुम्हारे? अगर 8 बजे भी गिनते हैं, 8 से तुम्हारा मान लो डिनर कर लिया तुमने, 8 बजे के बाद से 13, 5 घंटे बचते हैं। 5 आवर्स सफिशिएंट है 2 सब्जेक्ट एक दिन में प्रिपेयर करने के लिए, एटलीस्ट एक चैप्टर दोनों का। सब पहले ये स्टार्ट करने से पहले तो मुझे रिटर्न वर्क पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा सर। कौन सा मुझे रिटन वर्क? सब बहुत सारे ग्राफ्स बनाने सर, फिजिक्स के, प्रैक्टिकल के, और एक्टिविटीज कराया है सर, उसके ग्राफ्स बनाओ कहाँ सर। और साइकोलॉजी में पहले हमें 2 ही दिया था, वो तो मैंने किसी और को लिखने को दिया था सर। अब अभी एक और ऐड किया सर, वो आज ही दिया, और कल सबमिट करने को कह रहे सर, कल और परसों के अंदर। तो वो साइकोलॉजी भी कंप्लीट करना है सर। तो अब तुम पेपर भी लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी, और साइकोलॉजी भी, और कौन सा पेपर? इंग्लिश तो होगा ही होगा, और कौन? फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स। इकोनॉमिक्स भी है? नो सर। तो ह्यूमैनिटीज में चले जाते फिर हैं। हाँ, तो अब सारी चीजें करनी है तो फिर तो टाइम तो लगाना ही पड़ेगा ना। चलो हो गया, लिख लिया। How can we calculate work function and Planck's constant? जल्दी करो, नोट कर लिया, आगे बढ़ूं? रिमेन सेम, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रिमेन सेम। ठीक है। Determination of Planck's constant and work function। ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो क्लास 10th में पढ़े होंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एडजस्ट, ये मत बोलना सर मेरा मैथ्स नहीं है। नहीं सर, क्या कहा सर? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्लास 10th में पढ़ा था। x y वाला से क्या होती है बोलो? y वाला, एक्स y वाला वाला, mx वाला है? सर। बोलो वो क्या क्या, फिर से बोलो, तुम सही बोल रही थी, क्या बोल रही, बोलो। सर कुछ y mx से कुछ होता हाँ, क्या लिखा मैंने अभी यहाँ पे वाई एक्सिस पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, शॉपिंग नहीं है ना, ध्यान रखना। स्टॉपिंग हाँ, शॉपिंग नहीं है, स्टॉपिंग। इट्स अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा, ठीक है। ओके, यहाँ पे तुम्हारा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इस पॉइंट पे तुम्हारा V0 आ रहा है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी इधर, और मान लेते हैं कहीं भी किसी भी पॉइंट पे A पॉइंट है या B पॉइंट है, स्लोप निकालना है। हाँ, तुमसे पूछा था ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, तो तुमने बोला समथिंग y mx, तो y इक्वल टू mx प्लस c। क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस c। अब इसमें y क्या है, m क्या है, x क्या है, c क्या है, ये तीनों बता फटाफट, जल्दी जल्दी से बोलो सर। कुछ ग्रेडियंट, एम सी, एम ग्रेडियंट है, सी m is slope, m is slope, ग्रेडियंट में होता है, यस। ठीक है, and c is intercept, इंटरसेप्ट, हाँ। intercept at y axis, वाई एक्सिस लाइन कट करना। ये इंटरसेप्ट है, ठीक है। और स्लोप, स्लोप कैसे निकालते हैं, याद है? tan थीटा। हाँ गुड, तुम्हें तो पता ही है, फिर तुम क्या कंफ्यूज करती हो? हाँ, तो स्लोप 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 निकालना है, स्लोप देखो tan थीटा, वेरी गुड।
एक चीज देखो, हमने पढ़ाया था आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला है हाफ, अच्छा यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, h है ना, म्यू और न्यू फंक्शन क्या है, ओमेगा नॉट। यस सर, न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है h सर, हाँ h है ना, 6., हाँ यस, हाँ हाँ ओके। हाफ के मैक्स के ई मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर और इज इक्वल टू मैंने बताया था एच एफ माइनस एच एफ नॉट, याद है? यस सर याद है। ओके ओके ओके, सो के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। हमने बोला था एच एफ नॉट को वर्क फंक्शन भी कह सकते हैं ना, यस सर, ओके। एच एफ को एच एफ माइनस एच एफ नॉट को वर्क फंक्शन भी कह सकते थे, याद है तुमको, वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट, पोटेंशियल, ठीक है ठीक है पोटेंशियल, ओके। के मैक्स का फॉर्मूला ई वी नॉट भी था, याद है? यस सर याद है, ओके। याद है। यहाँ से वी नॉट निकालोगी तो वी नॉट क्या होगा बेटा, वी नॉट विल बी एच अपॉन ई इंटू एफ और माइनस ओमेगा नॉट, सॉरी डब्ल्यू नॉट अपॉन ई, ये आएगा। अब देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये y एक्सिस पे है और फ्रीक्वेंसी तुम्हारा x एक्सिस पे है ना, यस सर, तो ये y की जगह पे, इसके जगह पे m आ गया, इसके f जो है x बनेगा, f जो है वो x एक्सिस पे है तो mx और प्लस 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 होता है mx प्लस c, ये c की जगह पे इंटरसेप्ट, यानी ओमेगा नेट अपॉन ई जो है वो c की वैल्यू है, ठीक है ओके। और mx प्लस c, आपका जो फॉर्मूला है वो mx प्लस c है, या देखिए यहाँ पे देखो y एक्सिस पे आकर नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस c लगाते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ माइनस लिख रखा है तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस लगा के माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन से हमें ये मालूम पड़ता है कि जो है प्लैंक्स स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की जो ग्राफ होती है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है तुम्हें हमें निकालना है आपको प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू निकालना है। अब दोनों को कंपेयर कर लो, इक्वेशन 1 कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, तो m की वैल्यू आएगा h अपॉन ई नॉट, क्या था h अपॉन ई था ना, h अपॉन ई, ठीक है। तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या होगा, अच्छा m क्या होता है, m क्या होता है याद करो, ये ट्रायंगल ये थीटा है, ठीक है थीटा है ना, ओके। और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो यहाँ से m इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b, ठीक है p अपॉन p आया, ओके। तो यहाँ से m यानी कि tan थीटा इक्वल टू h अपॉन, यहाँ से h निकाल सकते हो, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, e tan थीटा, तो प्लैंक कांस्टेंट तुम्हारा आ गया, आया नहीं आया बोलो ना बच्चे, यस सर, tan थीटा, ठीक है। अब निकालना हमको क्या है बेटा, दूसरा क्या था, वर्क फंक्शन ना, ओके। तो वर्क फंक्शन इज रिलेटेड बाय इंटरसेप्ट, तो c इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, अच्छा माइनस में है, माइनस में है तो क्या लिखेंगे अब, ऑल्सो ओमेगा नॉट c इक्वल टू ओमेगा नॉट, सॉरी डब्ल्यू नॉट अपॉन w नॉट अपॉन e W naught माइनस is equal to C into E या E into C लिखो, इंटरसेप्ट E into C यार क्या है,
E into C। C क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट तुम चाहो तो माइनस में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा? ठीक है दिक्कत तो नहीं है आपको? सर। यहाँ से वर्क फंक्शन निकल सकता है, इंटरसेप्ट तो इजीली निकाल सकते हो। ये आपका इंटरसेप्ट है, ये आपका इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट तो इजीली निकाल सकते हो। ये आपका C की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली निकाल दो, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा। ठीक है, ये पता होगा, ये पता होगा, अब से निकालो। ठीक ठीक सर। ओके। E डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी अब बात होगी मैटर वेव की। ठीक है, हमने बता दिया कि लाइट डुअल नेचर का होता है, एक पार्टिकल एक वेव है। वेव पहले पढ़ाया, पार्टिकल अभी पढ़ाया। ठीक है, ओके। मैंने पहले आपको वेव पहले पढ़ाया, पार्टिकल अभी पढ़ाया। वेव के अंदर मैंने बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज पढ़ा दिया था आपको डिफ्रैक्शन पढ़ा दिया था, याद है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस पढ़ा दिया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसके अलावा दो तीन टॉपिक आपके सिलेबस में गायब हो गया, दैट इज पोलराइजेशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन सब पढ़ा है मैंने आपको इसके अंदर। पार्टिकल नेचर में क्या पढ़ा है मैंने आपको? मेनली पढ़ाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, पार्टिकल नेचर के अंदर कॉम्पटन एक्सट्रैक्टिंग भी पढ़ना था, बट वो नहीं है। ये सब पार्टिकल नेचर के अंदर है। ठीक सर। ओके। इसके बाद मैंने आपको बताया था, जब याद करो, जब मैं वेव ऑप्टिक्स शुरू करने के टाइम पे जब मैं सारे थ्योरीज लाइट की बता रहा था, उसमें सबसे आखिरी थ्योरी हमें मिला था डी ब्रोगली इक्वेशन। हाँ, और डी ब्रोगली जो था वो डुअल नेचर को सपोर्ट करता है, वेव को भी सपोर्ट करता है, पार्टिकल को भी सपोर्ट करता है। तो जब हम डी ब्रोगली पढ़ लेंगे तो हमारा डुअल नेचर हो जाएगा। तो डुअल नेचर पढ़ने का मतलब है डी ब्रोगली पढ़ना, सिंपल है ना? यस सर। हाँ, डी ब्रोगली क्या लिखेंगे टॉपिक? डी ब्रोगली, डुअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर वेव, डुअल नेचर ऑफ मैटर। किताबों में लिखा होता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, एक ही चीज है। डी ब्रोगली वेव्स हाइपोथेसिस, जो कहना है कहो। ठीक है, तो आज ही पढ़ें या कल पढ़ें? डी ब्रोगली कल पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और कल ही हम एटम भी स्टार्ट कर देंगे। सही रहेगा ना? हाँ, तो ये टॉपिक लिख के छोड़ लो, डी ब्रोगली आपको कल पढ़ा देंगे, बहुत आसान है। डी ब्रोगली के अंदर 3-4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसी के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बस चैप्टर ओवर। ठीक है, सेल्फ स्टडी करो। ठीक है ना? इसको सीरियसली स्टडी करो, अच्छे से टाइम निकालो अपने एक बार तुम सुकून से आधा घंटा बैठो और बैठ के सोचो कि कहाँ पे टाइम सेव की जा सकती है और कहाँ पे टाइम मेरा यूजलेस जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। आप इसको एनालाइज करो, सोचो, कॉपी पे एक शेड्यूल बनाओ, और प्लीज एक शेड्यूल बनाओ और उसको पढ़ो। जहां भी डाउट होगा सपोर्ट के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, सो प्लीज इसको करो ना, आज बैठ कर शेड्यूल बना लो, अच्छे से समझ लो कि कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ पे बच सकता है, और कोई काम को किस तरीके से निकालना है मेरे को कब। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जो सबसे कम एफिशिएंट टाइम, कई बार जैसे मेरे लिए रात का टाइम सबसे एफिशिएंट होता है। मैं चाहूँ तो सुबह के 4 बजे तक, सुबह के 5 बजे तक एफिशिएंटली काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे से अर्ली मॉर्निंग काम नहीं हो सकता। सुबह को 6 बजे उठ के बोलो कि ये काम कर लो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, मैं नहीं कर पाऊंगा,
मेरे को बोले 1 लाख रुपए देंगे, नहीं हो पाएगा मेरे लिए। सुबह 6 बजे, सुबह को 5 बजे, अर्ली मॉर्निंग मेरे से काम नहीं हो सकता। लेकिन लेट नाइट कितना, तो आप हर इंसान का अलग अलग है। तुम्हारे लिए क्या है, तुम इतना सोचो कि सबसे एफिशिएंट टाइम कब है और सबसे लेस एफिशिएंट कब है। लेस एफिशिएंट जो टाइम है उस टाइम पे तुम लिखने उखने का काम करो, जो प्रैक्टिकल का ये वो जो भी है उस टाइम पे काम करो। और जो एफिशिएंट टाइम है, जैसे इवनिंग का टाइम है या अर्ली मॉर्निंग, जिस वक्त भी आपका एफिशिएंट लगता है कि मेरे से उस वक्त हम अच्छा पढ़ सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं, मेरा एग्जॉस्टेड नहीं होते हैं, बिल्कुल नाइट फ्रेश को ही होते होता है ऐसा वैसे तो नाइट। हैं। हाँ, तो जो भी आपका टाइम है जिसमें आप फ्रेश रहते हो, उस टाइम को यूज करो आप चैप्टर पढ़ने के लिए, यानी उस टाइम पे यूज करो समझने के लिए, पढ़ने के लिए, है ना। और जो लिखने वाला काम है उस ऐसे टाइम पे डालो जो जब आप एग्जॉस्ट हो चुके हो ना पढ़ने से, उस टाइम पे डालो लिखने वाला काम। लिखने वाला काम क्या है, कॉपी करना है ना, यहाँ से वहां कॉपी करना, खाली लिखते रहना, दैट्स इट। उसमें कुछ दिमाग तो लगाना नहीं।